अस्सलामुअलैकुम। मैं सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2022 है। इस वक्त रात के 8:20 हो चुके हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, तो फिर हम इल्म नजूम सिखाते भी हैं और सिखाने की फीस लेते हैं। और अगर आप जल्दी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो फिर फीस देकर भी सीख सकते हैं। तो ये एक जन्म कुंडली हम लेकर आए हैं, और ये जो जन्म कुंडली लेकर आए हैं, आज इस जन्म कुंडली से आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो जन्म कुंडली है ये 8वें महीने की 5 तारीख 1982 की है, और वक्त बदाश 1:40 रात के है, और जगह पदाश शेखुपुरा है। और ये जो जन्म कुंडली है ये 1982 की है। और अब देखो कि कौन सा सन चल रहा है, यानी इस वक्त 2022 चल रहा है। यानी ये जो जन्म कुंडली है इसके हिसाब से ये एक लड़की की जन्म कुंडली है। इस तारीख पदाश के मुताबिक इसकी उम्र जो है ये 40 बरस की हो चुकी है। और सबसे पहला सवाल इसका ये है कि इसकी शादी नहीं हुई। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस जन्म कुंडली के बारे में कुछ समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इल्म नजूम सीख रहे हैं अभी, वो भी इससे कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली का पहला घर जो है ये बुर्ज सोर है। एक दिन 2-3 दिन पहले डेरा इस्माइल खां से एक आदमी ने सवाल किया कि ये जो घर होता है ये किस तरह तब्दील होता है। तो दोस्तों, ये जो घर है यानी पहला घर बुर्ज सोर है, जो कि 28 डिग्री पर तलू हुआ है। यानी हर घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, और ये जो है ये 28 डिग्री तलू हो चुका है। यानी 2 दर्जे बाकी रह गया है, और 2 दर्जे के बाद यानी कमी बेशी तकरीबन कोई 8-10 मिनट, और अगर ये लड़की बाद में जाकर पैदा होती तो फिर ये इनका बुर्ज जोजा बन जाता। ये जो कि कुंडली हर 4 मिनट के बाद 1 दर्जा इस तरह आगे होती है, और 2 घंटे में टाइम जो होता है ये तब्दील होकर इस जगह पर ये बुर्ज आ जाएगा, ये पीछे हट जाएगा। हर 2 घंटे के बाद एक बुर्ज जो होता है ये तब्दील हो जाता है। तो ये जो टाइम है रात के 1:40 का, इस टाइम के मुताबिक बुर्ज सोर बना है, और सियारा इसका ज़ोहरा है, जो कि कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है 24 डिग्री और 40 दकीके का। और इसके साथ राहु भी बैठा हुआ है, जो कि 19 डिग्री और 36 दकीके का है। यानी राहु के साथ
ये जो स्टार है ज़ोहरा या केतु के साथ, राहु या केतु के साथ कोई भी स्टार अगर लग जाता है तो उसको ग्रहण लग जाता है। यानी ये जो सियारा ज़ोहरा है इसको ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण आप समझते होंगे कि ग्रहण किसको कहते हैं। यानी ग्रहण का मतलब ये होता है कि वो जो सियारा होता है वो स्याह हो जाता है, उसका नूर खत्म हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो इसी तरह जिस स्टार को भी ग्रहण लग जाता है उसकी पावर, ताकत खत्म हो जाती है। जैसे कि ये समझ लो कि ये कुंडली के पहले घर का मालिक है। पहला घर होता है कि इंसान की रूह होती है, इंसान का जिस्म होता है, इंसान बजाते खुद होता है, उसकी तरक्की के रास्ते होते हैं, उसकी सोच ख्यालात होते हैं, शक्ल सूरत होती है। तो इसका मतलब यह है कि पहले घर के मालिक को अगर ग्रहण लग गया है तो फिर इसकी बॉडी जो है, इसका जिस्म जो है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसके आगे बढ़ने के जो रास्ते होंगे उनमें रुकावटें आएंगी। यानी ज़हनी तौर पर टेंशन मिलेगी और जो रूह होगी, रूह को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला घर इंसान की रूह से भी ताल्लुक रखता है। तो बात कर रहे थे कुंडली के 7वें घर की, कि इसका सवाल शादी का है। तो दोस्तों ये 12 खाने होते हैं कुंडली के। कुंडली का पहला खाना बंदे के बजाते खुद बंदे की सोच ख्यालात या बंदा जो होता है वो उसका जात जो होती है, जात से ताल्लुक रखता है। दूसरा खाना जो होता है ये बंदे के रुपये पैसे से, खानदान से ताल्लुक रखता है। इसी तरह तीसरा खाना बंदे के छोटे बहन भाई, रिश्तेदार और मेहनत से ताल्लुक रखता है। चौथा खाना जो होता है ये बंदे के वालदा से ताल्लुक रखता है, जमीन, प्रॉपर्टी, घर के सुख से ताल्लुक रखता है। पांचवा खाना जो होता है ये बंदे की मखालफत से ताल्लुक रखता है, बंदे के कर्जे से ताल्लुक रखता है, बंदे की चोट से ताल्लुक रखता है, कोर्ट केस से ताल्लुक रखता है। और इसी तरह कुंडली का जो 7वां घर होता है ये बंदे की शराकतदारी से ताल्लुक रखता है और बंदे की शरीके हयात से ताल्लुक रखता है। तो इसका सवाल है कि शादी, यानी शादी का घर जो है ये घर माना जाता है 7वां घर। हालांकि इसमें नंबर 8 लिखा हुआ है, मगर ये कुंडली का 7वां घर ही माना जाएगा। नंबर इसमें कोई भी लिखा हो इधर से गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस घर में कोई भी नंबर लिखा हो ये पहला ही घर होगा, और इस घर में कोई भी नंबर लिखा हो ये कुंडली का 7वां घर ही माना जाएगा। तो कुंडली का जो 7वां घर है ये बुर्ज अकरब है और इसका सियारा मरीख है। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर का जो मालिक सियारा मरीख है वो कहां पड़ा हुआ है। तो कुंडली के 7वें घर का मालिक जो कि बुर्ज मीजान में बैठा हुआ है 7 डिग्री और 17 दकीके पर। एक तो बुर्ज मीजान में सियारा मरीख जो होता है ये अच्छा नहीं माना जाता, ये यहां कमजोर माना जाता है। दूसरा बहुत मजे वाली बात बताने लगा हूं, समझने की कोशिश करें। यदि कुंडली का 6वां घर, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर,
ये जो 3 घर होते हैं ये नाकस घर होते हैं, नुकसान देने वाले घर माने जाते हैं। और जो भी सियारे कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चले जाते हैं, वो सियारे ऐसे ही समझ लो जैसे कि वो खड्डे में गिर गए हैं, यानी वो बंदे को फायदा नहीं दे सकते, नुकसान ही देंगे। और अगर कुंडली के 6ठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का मालक किसी अच्छे घर में चला जाए तो वो अच्छे घर को भी बर्बाद करेगा, नुकसान देगा। जैसे कि वो पहले घर में चला जाए, दूसरे घर में चला जाए, चौथे घर में चला जाए, 5वें में, यानी किसी भी घर में अगर कुंडली के 6ठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का मालक चला जाए तो वो नुकसान देगा। अच्छा, आगे एक बात और एक आदमी ने पूछी थी पेशावर से 2-3 दिन पहले कि पाप कर्तरी योग किसको कहते हैं? पाप कर्तरी योग किसको कहते हैं? यानी पाप कर्तरी योग मिसाल के तौर पर ये कुंडली के 7वां घर माना जाता है। तो जो पापी सियारे होते हैं, पापी सियारे कौन कौन से हैं मैंने पहले भी बड़ी वीडियो में बताया है, अब भी मैं बताता हूं। राहु जो होता है ये भी पापी सियारा माना जाता है, और सियारा शमश जो है ये भी पापी सियारा माना जाता है। जोहर जो है ये भी पापी सियारा माना जाता है। मरीख भी पापी सियारा और केतु भी पापी सियारा माना जाता है। तो कोई भी 2 पापी सियारे, जैसे कि ये बैठे हुए हैं, ये एक पापी सियारा कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है केतु, और दूसरा मरीख कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है, ये भी पापी सियारा है। और ये जो 7वां घर है ये 2 पापी सियारों के दरमियान में आ गया। इसे पाप कर्तरी योग कहा जाएगा कि 7वां घर जो है ये पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि ये इधर ही बैठे हों। कोई भी पापी सियारे, मिसाल के तौर पर ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है एक पापी सियारा, और दूसरा कुंडली के अगर 10वें घर में बैठा हो, तो ये जो कुंडली का 9वां घर होगा ये पाप कर्तरी योग में आ जाएगा, यानी 2 मनहूस सियारों के दरमियान में आ जाएगा। जब वो 2 मनहूस सियारों के दरमियान में आएगा तो वो घर मनहूस माना जाएगा। उस घर की जो मनसूबात होती है वो कमजोर हो जाएगी, उसके जो फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो एक तो हमने देखा कि कुंडली का 7वां घर जो है, कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि कोई भी सियारा 6ठे या 8वें या 12वें घर में चला गया तो वो खड्डे में गिर गया है। 7वें घर का मालक जो है ये कुंडली के 6ठे घर में चला गया है, और 6ठा घर जो है ये मखालफत का घर है, कोर्ट केस का घर है। तो मतलब क्या हुआ, यानी शरीके हयात, ये शरीके हयात हो गया ना 7वां घर। 7वां घर यानी शरीके हयात उठकर कुंडली के 6ठे घर में चला गया, मखालफत वाले घर में, कोर्ट केस वाले घर में। तो पता ये चला कि ये जो लड़की है इसका शरीके हयात ही इसका मखालफ होगा, और उसके साथ इसका कोर्ट केस भी चलेगा। यानी इसको मखालफ की जरूरत नहीं है,
इसका शरीके हयात जो होगा वो ही इसका मखालफ होगा। और इसी तरह इसकी शादी कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि वो इसका दुश्मन होगा और दुश्मनी की वजह से इसको उससे तलाक लेनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ये जो 7वां घर है ये दो पापी सियारों के दरमियान में फंस गया है। तो ये भी वजह है कि इस वजह से भी इसकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी, लेट हो जाएगी। और अगर शादी हो भी गई तो फिर भी शरीके हयात का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए कि 7वां घर कमजोर माना जाता है। और फिर हम ऊपर से अगर देखें तो सियारा जोहल जो कि कुंडली के 9वें घर का, किस्मत वाले घर का मालक है, और कुंडली के 10वें घर का यानी काम का घर, यानी 10वां घर काम काज का, इज्जत का घर है। तो इस घर का मालक, इन दोनों घरों का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में 23 डिग्री पर बैठा हुआ है जाके। हालांकि ये दोनों अच्छे घर हैं और जोहल अच्छे घर में चला गया है तो इसको अच्छा मानेंगे। मगर एक बात याद रखना कि सियारा जोहल जो है ये भी एक पापी सियारा है, मगर इस जाचे में सियारा जोहल जो है ये आर्जी तौर पर साध हो गया है। हालांकि मनहूस सियारा है मगर आर्जी साध हो गया है, वो इसलिए कि कुंडली के 9वें और 10वें घर का मालक है। पर इसके बावजूद भी सियारा जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो, सियारा जोहल जो होता है जैसे कि सियारा जोहल अगर इधर बैठा होगा तो इसकी तीसरी नजर 7वें घर पर पड़ रही है। अगर सियारा जोहल इस घर में बैठा होगा तो इसकी 7वीं नजर इधर पड़ेगी। अगर सियारा जोहल कुंडली के 10वें घर में बैठा होगा तो फिर इसकी 10वीं नजर जो है ये इधर पड़ेगी। यानी 3 नजरें होती हैं सियारे जोहल की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो सियारा जोहल जो है ये तीसरी नजर से देख रहा है। अगर सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो तो फिर भी ऐसा समझ लो कि ये शादी में रुकावट डालेगा, शादी लेट करवाएगा। तो ऐसे में अगर सियारा जोहल कुंडली के 7वें घर में है या 7वें घर को देख रहा है तो ये भी कमी बेशी इंसान की शादी 30 से ऊपर जाकर यानी 35-40 साल में करवाता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कुंडली का 7वां घर यानी 7वां घर एक तो पाप कर्तरी योग में है, दूसरा कुंडली के 7वें घर का मालक 6ठे घर में बैठा हुआ है, यानी 7वां घर कमजोर माना जाता है, जिसकी वजह से शादी में लेट हो सकती है। अब एक और प्रॉब्लम है इसके साथ चल रही, वो भी आपको बताते हैं। ये सियारा मुश्तरी जो है ये भी कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है, मखालफत वाले घर में। अच्छा, एक बात बहुत याद रखने वाली है, ये बताता जैसे कि सियारा मुश्तरी जो है ये साध सियारा है, सियारा कमर भी सियारा साध है, जोहरा भी साध है,
और स्यारा अतारद ये भी साध है, मगर अतारद अगर साध के साथ होगा तो अच्छा माना जाएगा, अगर ये पापी के साथ होगा तो फिर पापी माना जाएगा। यानी कि जो स्यारे पापी हैं ये हर चीज के बैलेंस को कम करते हैं, घटा देते हैं, नुकसान देते हैं। और जो साध स्यारे होते हैं इनका काम है अच्छा करना, काम को बढ़ाना, बेहतर करना। जैसे कि ये स्यारा मुश्तरी कुंडली के छठे घर में जाएगा तो इसका काम है बढ़ाना। क्या बढ़ाएगा? जिस घर में बैठा हुआ है उस घर की मनसूबात को बढ़ाएगा। यानी छठा घर जो है ये कर्ज से तल्लक रखता है तो कर्ज बढ़ाएगा, ये मखालफत से तल्लक रखता है, मखालफत को बढ़ाएगा, ये कोर्ट केस से खाना तल्लक रखता है तो कोर्ट केस या इसी तरह की चीजों को बढ़ाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि स्यारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 8वें घर का मालिक है और कुंडली के 11वें घर का भी मालिक है। जो कुंडली का 11वां घर होता है इससे बड़े बहन भाई जो होते हैं ये देखे जाते हैं, या बड़े भाइयों का, बड़े बहन भाइयों का घर माना जाता है। ये कुंडली का 11वां घर जो होता है ये दोस्तों से भी तल्लक रखता है, बंदे की उम्मीदें और ख्वाहिशों से भी तल्लक रखता है और रिजल्ट से भी तल्लक रखता है। यानी जिंदगी में जो रिजल्ट मिलेगा वो इस खाने से तल्लक रखेगा कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ये बात कहते हैं, ये भी एक पेशावर से ही बंदे का सवाल था, वो भी जरा गौर से सुन ले कि अगर छठे घर का या 8वें घर का मालिक छठे घर में जाएगा या 12वें घर में जाएगा तो वो प्रीत राज योग में होगा। ये देखो, ये कुंडली का 8वां घर है और 8वें घर का मालिक कुंडली के छठे घर में चला गया तो ये प्रीत राज योग में चला गया ना। अगर ये प्रीत राज योग में चला गया तो फिर इसको कोर्ट केस नहीं देना चाहिए, मखालफत नहीं देनी चाहिए, कर्ज वगैरह नहीं देना चाहिए, ऐसा ही है ना। मगर ये जो लड़की है इस लड़की के ऊपर अब स्यारे मुश्तरी का ही दौर चल रहा है और इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मखालफत जबरदस्त किस्म की चल रही है। तो फिर कहां गया ये प्रीत राज योग? यानी प्रीत राज योग की सिर्फ एक कहानियां किताबों में लिखी हुई है, ये प्रैक्टिकल करके देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये है कि टेंशन और परेशानी इस दौर में, मुश्तरी के दौर में इसको मिल रही है। और ये स्यारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर का मालिक है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का है तो बड़े बहन भाइयों के साथ इसका केस चल रहा है और उनके साथ इसकी मखालफत चल रही है। और उसके बाद केस किस चीज का चल रहा है ये बात आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि स्यारे मुश्तरी के दौर में स्यारे शमश का दौर चल रहा है। तो स्यारा शमश किस घर का मालिक है? तो हमने जब कुंडली देखी तो स्यारा शमश कुंडली के चौथे घर का मालिक है। यानी कुंडली के
मुश्तरी ने ये बताया कि कोर्ट केस चल रहा है बड़े बहन भाइयों के साथ, और स्यारा शम्मश जो है ये इसकी कुंडली के चौथे घर का मालक है, जिससे पता ये चला कि कोर्ट केस जो है ये जमीन प्लाट मकान से मुतल्लिका है, क्योंकि स्यारे शम्मश का दौर इसमें चल रहा है स्यारे मुश्तरी में। तो स्यारा शम्मश जो है ये कुंडली के किस घर में बैठा हुआ? तो हमने देखा कि स्यारा शम्मश जो कुंडली के चौथे घर का मालक है वो कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो तीसरा घर जो होता है ये बंदे की छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि इस लड़की का जो केस चल रहा है जमीन प्रॉपर्टी मकान का, वो बड़े बहन भाइयों के साथ और छोटे बहन भाइयों के साथ चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास रुपया पैसा कितना है। तो दोस्तों रुपये पैसे के लिए हमेशा कुंडली का दूसरा घर ही देखा जाता है। तो दूसरा घर जो है ये बुर्ज जोजा है और स्यारा इसका अतारद जो के कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर बंदे की हिम्मत, मेहनत, मजदूरी, जद्दोजहद से ताल्लुक रखता है। यानी रुपया पैसा आएगा मगर मेहनत, मजदूरी और जद्दोजहद से ही आएगा। और ऊपर से जाकर देखते हैं तो स्यारा अतारद जो के कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है वो 29 डिग्री पर बैठा हुआ है। हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। मैं काफी मर्तबा आगे बता चुका हूं कि जो भी स्यारा कुंडली के 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर है वो स्यारा अभी बच्चा होता है, वो अपना रिजल्ट नहीं देता। और जो स्यारा कुंडली के 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो स्यारा बूढ़ा हो जाता है, वो भी रिजल्ट नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली के दूसरे घर का मालक जो है ये 29 डिग्री पर चला गया। यानी इसका मन तो है कि मेहनत, मजदूरी, जद्दोजहद करके रुपया हासिल करूं, मगर होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि वो स्यारा जो है वो 29 डिग्री पर है, बूढ़ा हो चुका है। और इसी तरह हम आगे भी जाते हैं और जाकर देखते हैं ये कुंडली का 5वां घर। तो कुंडली का 5वां घर इसकी तलीम से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब ये है कि 5वें घर का और दूसरे घर का, दोनों घरों का मालक स्यारा अतारद ही है जो कि 29 डिग्री पर है। तो जिसका मतलब ये है कि ये 29 डिग्री पर होने की वजह से ये अपनी तलीम भी मुकम्मल नहीं कर पाएगी। और ये 5वां घर औलाद से भी ताल्लुक रखता है। तो इसका स्यारा कुंडली के तीसरे घर में 29 डिग्री का होकर बैठा हुआ है, जो कि औलाद ना होने की निशानदही भी करता है, क्योंकि उस स्यारे में पावर नहीं है, ताकत नहीं है। और ऊपर से जाकर देखा जाए तो कुंडली के 5वें घर में स्यारा जोहल भी बैठा हुआ है। स्यारा जोहल जिस घर में भी बैठता है उस घर में इल्तवा और रकावट और देर करवा देता है। यानी औलाद होने के चांस कम होंगे, अगर होगी भी तो सिर्फ लड़की होगी और वो भी देर से हो सकती है।
तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है, जैसे कि कारोबार को लेकर, बरूने मुल्क को लेकर, शरीके हयात को, औलाद को लेकर, सेहत को या मखालफत को लेकर, तो आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाएं और अपनी जिंदगी के बारे में जानें।